आज की कहानी कानपुर से एक बहू ने भेजी है जिसके ऊपर ससुराल में इतना बुरा अत्याचार हुआ और ससुराल में उसके पति की इज्जत दो कौड़ी की नहीं थी। उस बहू के ऊपर क्या गुजरी, इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए सुनते हैं ये कहानी उसी बहन के जुबानी। बुरे इंसान, मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जाओ, तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम मेरे कदमों में बैठो। ये शब्द मेरी सास के थे जो उन्होंने कुछ दिन पहले मेरे पति को कहे थे। जब मैंने अपने पति को इतना बेइज्जत होते हुए देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई मेरे पति परमेश्वर को इतनी सख्त शब्द बोल सकता है। उस वक्त सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि परिवार के और भी बहुत सारे लोग जमा थे। मेरा पति हमेशा की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ था और मेरी सास के कदमों में जाकर बैठ गया था। ये देखकर मेरी सास का पारा गुस्से से घूमा था। मैं नहीं जानती थी कि वह किसका गुस्सा मेरे पति पर उतार रही थी, मगर मुझे इतना तो पता था वो मेरे पति के साथ बुरा कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे पति ने मुझे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर दिया और फिर उसके साथ ही मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा। मैं अपने कमरे में गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी माँ पर आ रहा था, जिन्होंने मुझे इस नर्क में झोंक दिया था। यहाँ पर मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं थी। सब लोग ही मुझसे बदतमीजी से बात करते थे। पूरा दिन गधों की तरह घर में काम करती रहती थी। अगर जरा देर आराम के लिए बैठ जाती थी तो उस पर भी मुझे बातें सुनने को मिलती थी। अगर मायके में भी मैं शिकायत लगाती तो माँ भी दोनों हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का कहती। उन्होंने तो जैसे मुझसे जान छुड़वाई थी, इसके लिए मैं कभी भी उन्हें माफ़ करने वाली नहीं थी। दूसरे तरफ मेरी शादी के 1 महीने के बाद माँ ने मेरी बहन की भी शादी कर दी और वह शादी देखने लायक थी। उन्होंने मेरी बहन को हर तरह का दहेज दिया था और उसके अलावा उसका बहुत सारा जेवर भी बनवाया गया था, जबकि मेरे हिस्से में पाजेब के अलावा कुछ नहीं था। जब मेरी बारी थी तब माँ ने साफ साफ कह दिया था कि वह गरीब है और उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं। तब एक पल के लिए मेरे दिल में आया था मैं अपनी माँ से पूछ लूँ कि जो पापा की पेंशन आती है और जो 25 सालों से ज़मीनों के किराए आ रहे हैं वह कहाँ पर जाते हैं। मगर मैं जानती थी उस पर भी मुझे ही बातें सुनने को मिलेगी। मैं चुप हो गई। दूसरी तरफ मेरे ससुराल वालों ने भी कोई मांग नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे यही लगा था कि वे अच्छे लोग हैं। बाकी घर वाले भी यही समझ रहे थे। कोई भी नहीं जानता था मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वह दिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। जिस दिन विदा होकर मैं अपने ससुराल गई थी, मैं कमरे में बैठी अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। बैठे बैठे मेरे कमर अकड़ गई थी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो गया था। पिछले कुछ दिनों से टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाई थी कि अपने घर वालों से दूर हो जाऊंगी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। एक लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने एक मॉडर्न सा ड्रेस पहना हुआ था और वह अंदर बड़ी मुंह बनाकर आई थी। उसे देखकर मैंने भगवान की कृपा की। मैंने उससे कहा कि मुझे अभी प्यास लग रही है, क्या मुझे पानी का गिलास मिल सकता है। मेरी बात सुनकर वह तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरा मुंह दबोचते हुए गुस्से से कहने लगी, मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे काम करती फिरूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ। उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठाकर किचन में ले गई। मैं इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। सामने ही कुछ सब्जियाँ पड़ी हुई थी। फ्रिज के अंदर से उसने अंडे निकाले और मेरे हवाले करते हुए, जल्दी से मुझे अच्छा सा ऑमलेट बनाकर दो, मुझे मीट से एलर्जी है, कोई और चीज़ खाने का दिल नहीं कर रहा। मेरी तबीयत खराब हो रही थी। 2 टूक अंदाज में उसने मुझसे ये बात की। ऐसा लग रहा था वह कभी ना नहीं सुनती होगी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, मेरी सास भी किचन के अंदर दाखिल हुई। मेरी नंद को देखते हुए कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। पहले ही दिन इसकी औकात याद दिलाओ ताकि ये हमारे सर पर ज़्यादा चढ़कर ना नाचे। माँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आप देखो मैं इसके साथ क्या क्या करती हूँ। ये कहकर उसने दोबारा से प्याज मेरे हवाले कर दिया और मुझे काटने के लिए बिठा दिया। मेरी आंखों से आंसू तेजी से बह रहे थे। वे दोनों ही समझ रही थी ये कड़वा पानी है। वे दोनों अपनी बातों में मगन थी। मुझे लग रहा था जैसे उन्हें मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं जब यहाँ पर आई थी तो हजारों सपने सजाकर आई थी। सबसे पहले तो मेरे पति के तरफ से मेरी सहेलियों ने मुझे बहुत कुछ बताया था। उन्होंने मुझे कहा था, तुम तो बहुत खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारा पति तो पहले ही रात तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अब मैं उन्हें क्या बताती कि पहली रात ही वह घर पर नहीं आया था। इस बात का राज मुझ पर खुल ही गया था जब मेरे पति ने मुझे बताया कि उसकी माँ ने उसे घर आने की परमिशन नहीं दी थी।
उस रात उन्होंने मुझसे खाना भी बनवाया था, उसके अलावा घर के छोटे मोटे काम भी करवाए थे, क्योंकि अगले दिन रिसेप्शन पार्टी नहीं था। इसी वजह से सारे रिश्तेदार आज ही चले गए। मेरी शादी लग रहा था एक मजाक के तौर पर हुई थी और उसका अंदाज़ा बहुत ही खौफनाक निकला था। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि कभी इस तरह की तकलीफ सहने का भी मौका मिलेगा। अगली सुबह बाकी लोगों के लिए जितनी रोशनी थी, मेरे लिए उतनी ही काली रात थी। जबकि सर्दियों के दिन चल रहे थे, पिछले कुछ दिनों से बराबर धूप नहीं निकलती थी। आज बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी। सास और ननद आंगन में बैठे मूंगफली छील कर खा रहे थे। पास ही मेरा पति भी वहीं बैठा हुआ था, जो सब्जी काट रहा था। उसकी ये हालत देखकर मुझे गुस्सा आया और उसके साथ साथ बेबसी का एहसास भी होने लगा। मुझे वहाँ पर खड़ा देखकर मेरी ननद हंसने लगी और हाथ से इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास चली गई। उसके बाद उसने मेरे पति के तरफ इशारा किया और मुझसे कहने लगी, ये तुम्हारा पति परमेश्वर से कल हमने इसे कहीं एक जरूरी काम के लिए भेज दिया था, इसी वजह से ये तुम्हें वक्त नहीं दे पाया, लेकिन तुम बेफिक्र हो जाओ, दोबारा इस तरह से कभी भी नहीं होगा। ये कहकर वह दोबारा से हंसी और बोली कि तुम किस तरह की पत्नी हो जो अपने पति से काम करवा रही हो। जल्दी से उससे सब्जी ले लो और खुद काटना शुरू करो। और फिर उसके बाद उसने मेरे पति को कहीं बाहर काम से भेज दिया। वह दोबारा माँ बेटियाँ मुझे रावण से कम नहीं लग रही थी। उन्हें किसी चीज़ का भी डर नहीं था। न सिर्फ वो मेरे किरदार पर वार कर रही थी, बल्कि उसके साथ साथ मेरी माँ की गरीबी का भी मजाक बना रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने ऊपर हमारा बहुत बड़ा एहसान समझो, जो हम तुम्हें एक झोपड़ी से उठाकर इस जगह पर ले आए हैं। मेरे जिस घर को वह झोपड़ी कह रही थी, वह घर इससे कहीं गुना अच्छा था। समस्या सिर्फ ये थी, वह गांव में था और ये घर शहर में बना हुआ था। उनकी बातें सुनकर ही मुझे मालूम हुआ कि मेरे 2 जेठानियां भी हैं, जो कि अपने पतियों के साथ हनीमून मनाने के लिए विदेश गई थी। अब तो उन्हें ये रूल बना दिया था। साल के शुरू में वह ढेर सारा पैसा जमा करती थी और साल के आखिरी महीना में घूमने के लिए निकल जाती थी। कोई भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। और यहाँ पर मेरा एक बेचारा पति था, जिसे थोड़े से पैसों की ज़रूरत होती थी तो उसके लिए भी अपनी माँ की विनती करनी पड़ती थी, क्योंकि वो बेरोजगार था और कोई काम नहीं करता था। एक हफ्ता बीता तो मैंने अपने पति से लड़ाई की। मैंने उसे कहा, तुम किस तरह के इंसान हो? अब तो तुम्हारी पत्नी भी इस घर में आ चुकी है, तुम्हें चाहिए कि कोई काम धंधा ढूंढो। मेरी बात सुनकर उसने हाथ उठाकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। मुझ पर रोब जमाते हुए कहने लगा, ठीक रहेगा कि तुम मेरी पत्नी बनकर रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश ना करो। और जहाँ तक काम करने का सवाल है कि मैं किसी का नौकर नहीं बन सकता, मुझसे ये छोटी मोटी नौकरियाँ नहीं होती। मैं बहुत जल्दी अपना बिजनेस शुरू करूँगा। अब की बार मैं भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने उसे कहा, तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। महीने के शुरू में तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ हजार दे देती है, जिससे वो मुश्किल से तुम पूरा महीना निकालते हो। ऐसे में तुम कैसे अपना कारोबार शुरू कर सकते हो? उसका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया था। साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझे कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसलिए ठीक यही है कि तुम चुप रहो। थोड़ी ही दिनों के बाद तुम पर सारे राज खुल जाएंगे। मैंने देखा कि मेरे पति की हालत काफ़ी ख़राब थी। वह अच्छा खासा दुबला पतला था। उसके आंखों के आसपास हल्के काले रंग के धब्बे पड़े हुए थे और ये कम सोने की वजह से था। जब भी वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेटता था तो कोई न कोई कमरे में आ जाता था। उसे उठाकर जल्दी अपने साथ ले जाता था। मुझे अपनी फिक्र तो नहीं थी, सबसे ज़्यादा फिक्र तो मुझे अपने पति की थी। भले ही उसके साथ मेरी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन था तो वो मेरा पति। मगर उसके साथ रिश्ता ही ऐसा था कि उसकी तकलीफ पर भी मैं तड़प जाती थी और उसकी खुशी में खुश हो जाती थी। जब मेरी बहन की धूमधाम से शादी हुई थी तो पति मुझसे कहने लगा, तुम अपनी माँ के पास जाओ और थोड़े से पैसों का मांग करो। वादा करता हूँ कि बहुत कम वक्त में ही मैं उन्हें उनके पैसे लौटा दूंगा। वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। मैंने उससे पैसे मांगने की वजह नहीं पूछी और चुप से अपनी माँ के घर चल पड़ी, क्योंकि मुझे लगता था इस बार माँ मुझे मना नहीं कर पाएंगी। जब मैं वहाँ गई तो माँ ने बहुत ही जोरदार से मेरा स्वागत किया। मैंने देखा कि मेरी बहन भी अपने पति के साथ वहाँ पर बैठी हुई थी। वह सर से पांव तक जेवर में लदी हुई थी। उसके मुकाबले में मेरी हालत तो तरस खाने वाली थी। मैंने सर्दियों में भी कॉटन की साधारण सी साड़ी पहन रखी थी, जिसके ऊपर एक पतली सी स्वेटर थी, जबकि उसने एक बहुत ही महंगा वाला ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। उसके साथ उसने एक लेदर की जैकेट पहनी हुई थी।
शायद वह जैकेट उसके पति की थी। मुझे देखकर उसका पति उठ खड़ा हुआ था और मुझे प्रणाम करने लगा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसका हाल चाल पूछा। इस बीच अपने चेहरे पर बराबर किसी की नज़रों को महसूस कर रही थी। जब मैंने अपना सर घुमाकर देखा तो मेरी बहन बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे देखकर कुछ पल के लिए तो मुझे डर महसूस होने लगा। उसके इस तरह देखने का मतलब क्या था? उसे जानकर मैं खुद शर्मिंदा हो गई थी और सोचने लगी किस तरह की औरत है जो मुझ पर शक कर रही है। उसकी ये हकीकत भी थोड़ी ही देर बाद मुझ पर खुल गया था। जब वे लोग वहाँ से गए तो माँ जल्दी से मेरे पास आई और परेशानी से कहने लगी, तुम्हें पता नहीं है उसका पति कितना बुरा और बेशर्म इंसान है। मैंने यकीन ना करते हुए उनके चेहरे की तरफ देखा। अभी जो थोड़ी देर पहले तक वह अपने दामाद से हंसकर बातें कर रही थी और उसकी इतनी ज़्यादा तारीफें कर रही थी, मगर उसके जाने के तुरंत बाद उसकी अब इतनी बुराई कर रही थी। जब माँ से उसकी वजह पूछी तो उन्होंने मुझे कहा, अरे वह इंसान बहुत ही फालतू इंसान है और दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा रहता है। जहाँ पर भी खूबसूरत लड़की देखता है वह पागल हो जाता है। वह ये भी नहीं सोचता अब उसकी खुद की अपनी पत्नी खूबसूरत है और उसके साथ मौजूद है। उसे अपनी सारी मोहब्बत और ध्यान उसके अपनी पत्नी की तरफ होना चाहिए। वह दूसरी औरतों में ही मगन रहता है। तुम्हारी बहन ने उसे 3 से 4 बार रंगे हाथों पकड़ा है, मगर उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आया। अभी उनकी शादी को सिर्फ 1 ही महीना हुआ है और 1 महीने के अंदर ही उसने अपने रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं ये रिश्ता 1 साल तक चल पाएगा या नहीं। खूबसूरती में तो मुझ में भी कोई कमी नहीं थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि यही वजह थी जो मेरी बहन बराबर मुझे घूरे चली जा रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली। लेकिन हर किसी को ज़िंदगी में अपनी अलग समस्याएं होती हैं और हर समस्याएं अपनी समस्याओं में अलग होता है। मैंने माँ को कहा, उसके साथ जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। फिलहाल मेरी बात सुनिए और मेरी मदद करें। मैंने उन्हें कहा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी, वह अपना सीना मलने लगी और कहने लगी, बेटा पहले ही मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का उधार ले रखा है। मैंने किस तरह से वापस करना है? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का वक्त है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर मैंने उनका उधार चुकता नहीं किया तो मुझे अपनी ज़मीनें भी बेचनी पड़ेगी और तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि उन ज़मीनों के बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं। मैं बिल्कुल मजबूर होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी और उन्हें कहा कि आप भगवान से डरिए। एक बेटी को देने के लिए तो आपके पास अच्छी खासी रकम थी और अब जब मैं मामूली सी रकम की मांग कर रही हूँ तो उस पर भी आप इतना बातें बना रही हो। मैंने थोड़े कड़वे शब्द का चुनाव किया था जिसकी वजह से बात बनने की जगह बिगड़ गई। मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुम कैसे अपनी माँ से इस तरह की बातें कर सकती हो? मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने उनसे माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया और उसके साथ ही घर से निकल जाने को कह दिया। वह भी शायद मौका ढूंढ रही थी किसी तरह से मुझे अपनी नज़रों से ओझल कर सके। मैं भी खाली हाथ अपने घर वापस चली गई। जब अंदर गई तो सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत देख लिया है। मेरा पति उस टाइम चारपाई पर लेटा हुआ था। पास में ही मेरी सास बैठी हुई थी जो उसके मुंह में तोड़ तोड़ कर अंगूर डाल रही थी। नंद बैठी उसके पांव दबा रही थी। उसके साथ ही जेठानियां भी बैठे हुई थी जो हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। ये तीनों आज ही वापस आए थे। मुझे देखकर मेरी जेठानी जल्दी से उठी और चलती हुई मेरे पास आई। उसके साथ ही उसने गर्मजोशी से मुझे गले से लगा लिया और मेरे नाम से मुझे बुलाते हुए कहने लगी, क्या मैं जो समझ रही हूँ ये वही औरत है? मेरी नंद ने जोर से हाँ में सिर हिलाया और जोर से कहा, जी हाँ, ये हमारी प्यारी भाभी जी हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत खूबसूरत हैं। मैं हैरानी से उनके बदलते हुए व्यवहार को देखा। एक नज़र अपने पति पर डालती वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। उसने आंखों ही आंखों में मुझे चुप रहने का इशारा किया और फिर मुझे कमरे में जाने को कहा। मैं जो सोच रही थी, घर जाने के बाद दोबारा से काम करना पड़ेगा। जब देखा कि सारे काम मेरी ननद कर चुकी है तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो गया और कमरे में जाकर लेट गई। दिमागी थकावट बहुत ज़्यादा थी, पल में ही सो गई। शाम के वक्त जब मेरी आँख खुली तो जोत बत्ती का टाइम था। मैं ये देखकर परेशान हो गई। जल्दी से कमरे से बाहर निकली क्योंकि अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया था। किचन में गई तो पहले ही अलग अलग पकवानों की खुशबू आ रही थी। मेरी नंद पसीने से तर और वहाँ पर खड़ी थी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वह जल्दी से पलटी और फिक्रमंद होकर मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे भाभी, आप यहाँ पर क्यों चली आई हैं?
अपने कमरे में जाकर आराम करें, उसका ये शब्द मेरे लिए विश्वास करना नामुमकिन था और मुझे हजम भी नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा, सब ठीक तो है ना? आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मुझ पर प्यार आ रहा है। अब की बार वह चुप हो गई। उसने अपने गर्दन झुका ली थी। थोड़ी देर के बाद जब उसने सर उठाया, उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। वह तेजी से चलती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगी कि मैंने आपके साथ जो भी गलत व्यवहार किया, मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे आपके साथ वैसा व्यवहार रखना नहीं चाहिए था, लेकिन वह सब कुछ अनजाने में हुआ था। मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसके साथ ही उसने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे। मैंने जल्दी से उसके हाथ नीचे की और उसे कहा कि इस तरह की बातें करके तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे खुशी हो रही है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे पहले कि मैं ज़्यादा कुछ और कहती, अपने पीछे मुझे उपकार करने वाली एक आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई थी। जब पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर मुस्कुराते हुए मेरे ही तरफ देख रहा था। पहले उसकी आंखों में जो फिक्र नज़र आती थी वह ख़त्म हो गई थी। उसके चेहरे पर भी सुकून की लहर फैली हुई थी। उसने मुझसे कहा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। आज के बाद तुम्हारा किचन में कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम आराम किया करोगी। जी हाँ भाभी जान, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। ये कहकर वह दोबारा से कामों में मगन हो गई। मेरे लिए ये सब कुछ हजम करना बड़ा मुश्किल लग रहा था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं तेजी से अपने पति के पास गई। मैंने उनसे कहा, जरा मुझे चुटकी तो काटो ताकि मुझे अंदाज़ा हो ये सपना है या हकीकत है। उसने हंसते हुए मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, श्रीमती मेरी पत्नी, ये बिल्कुल हकीकत है। जितना जल्दी हो जाए इस पर यकीन कर लो, आपके लिए उतना ही ठीक रहेगा। उसके बाद मैं अपनी सास के कमरे में गई। वह बड़ी तसल्ली भरी अंदाज में लेटी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से उठ बैठी और मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आकर बैठो। अभी तक उनके शब्दों में इतनी मिठास थी। मैं हिचकिचाते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने बड़ी प्यार से मेरे सर पर आशीर्वाद दिया और मेरे सर पर हाथ फेरा। मुझसे कहने लगी, बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। हमें पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन अब हमें अकल आ गई है। हम वादा करते हैं कि दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह का कोई सलूक नहीं रखा जाएगा। तुम्हें भी वही दर्जा दिया जाएगा जो दर्जा बाकी बहुओं को हासिल है। मैंने उनसे हिचकिचाते हुए पूछ लिया, आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया है जो सब कुछ ही बदल गया? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें अकल आ गई है। चलो ये बातें छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी चीजें देनी थी। ये कहकर वह जल्दी से अपने लॉकर की तरफ बढ़ी थी। वहाँ से उन्होंने 2 सोने के सेट निकाले जो कि बहुत भारी थे। उन्हें देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। उन्होंने मुझे कहा, ये तुम्हारे ससुर दुबई से लाए थे। उसके साथ उन्होंने मुझे एक बनारसी साड़ी दी और मुझसे कहने लगी, ये साड़ी मैंने एक लंबे साल से संभाल कर रखी हुई थी। मैंने फैसला किया था जो बहू इस साड़ी के लायक होगी ये उसी को दूंगी। उसके साथ ही वे जेठानियों की बुराइयां करने लगी और कहने लगी, वह तो इस काबिल भी नहीं है कि मैं उन्हें एक फूटी कौड़ी भी दूं। उन्होंने तो मेरे दोनों बेटों को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया है। पहले के दिन था और आज का दिन था। वह हर वक्त अपनी दोनों बहुओं की तारीफें करती रहती थी और अब वह उनकी बुराइयां करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रही थी। मुझे ये सब कुछ सुनना मुश्किल हो गया था। मैं उन्हें चुप करवाना चाहती थी, मगर वह अपनी ही सुनाई जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने वह सारे राज मेरे सामने खोल कर रख दिए थे। मेरे कानों से धुआं निकल रहा था। उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ यही बातें सोच रही थी, अगर कभी उनके मेरे साथ लड़ाई हो गई तो क्या ये दूसरी औरतों के सामने मेरी भी तो इसी तरह बुराइयां करेंगी। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि मेरी सास बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। उसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। अब मैं अपने पति से इस बारे में सारी बातें करना चाहती थी। अब मेरा शक हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। एक वक्त था जब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी और अब उसकी जेब में सारा टाइम ही पैसों से भरी रहती थी। जब से उससे बात करने के लिए गई थी वो मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अरे देखो तो तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। अच्छा सा कपड़ा पहना करो ताकि मुझे भी देखने का दिल करे। मैं शिकायत भरी नज़रों से उसके चेहरे को तक रही थी और उससे कहा, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे पास कोई भी अच्छा कपड़ा नहीं है, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। जल्दी से अपने कपड़े बदलो, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए लेकर चलता हूँ। उसके कहने पर मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। मैं भूल गई थी कि मैं उससे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं उसके साथ एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थी।
उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। वो मुझे लेडीज़ कपड़ों के सेक्शन की तरफ ले जा रहा था। मैं जिस पर भी हाथ रखती वो वही चीज़ अगले ही पल पैक होकर मुझे मिल जाती थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हमेशा से ही मैंने ऐसी ज़िंदगी की इच्छा की थी। शॉपिंग करवाने के बाद वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में लेकर गया, जहाँ उसने मुझे एक खूबसूरत सा डिनर करवाया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम आम खाती जाओ, गुठलियाँ मत गिनो। मैंने उसे कहा कि अब तो मेरा शक और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। उसने मुझे कहा, ठीक यही है, तुम अपने दिमाग के घोड़े को बेलगाम मत छोड़ो। बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक आदमी उसके पास आया, जिसे देखकर वह खड़ा हुआ और फिर वह बड़ा उत्सुकता के साथ उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बाद उस अंकल से मुझे मिलवाया और कहा, ये मेरे चचा हैं। मैंने हैरानी से उसके पास खड़े हुए आदमी को देखा। उन्हें मैंने आज से पहले कभी नहीं मिली थी। मेरी हैरानी देखकर वे अंकल हंसने लगे और कहने लगे, बेटा मैं समझ सकता हूँ तुम्हें ये सब कुछ देखकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच ही है। फिर उन्होंने मेरे पति की तरफ देखा और उससे कहने लगे, क्या तुमने अभी तक अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताया? मेरे पति ने ना में सिर हिलाया। उनके कंधों को थपकते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, अभी ठीक वक्त नहीं आया। जब सही वक्त आएगा मैं इसे सब कुछ बता दूंगा। मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक बात थी, मुझे अंदाजा हो चुका था वे लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे पता चला था उसने अपना एक कारोबार शुरू किया है और इस कारोबार के लिए पैसे भी उसे उसकी माँ ने दिए थे। पहले उन्होंने मुझे जेवर दिए और फिर मेरे पति को पैसे दिए। आखिर इसके पीछे कोई तो बड़ी वजह मौजूद थी, जिसके बारे में जानना अब मुझ पर जरूरी हो गया था। और शायद उस दिन ये सब जानने में मैं कामयाब हो जाती, अगर मुझे अपने घर से एक बुरी खबर ना मिलती। सुबह का वक्त था, मैं बैठी नाश्ता कर रही थी जब अचानक ही मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा कि माँ का फ़ोन था। इतने महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल की थी। मैंने जल्दी से कॉल उठा लिया था। दूसरी तरफ उन्होंने जो मुझे बात बताई वह सुनकर मुझे लगा था कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मेरी बहन की डिवोर्स हो गई थी। मैंने अपना नाश्ता वहीं छोड़ा और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी और कपड़े बदलकर अपनी माँ के घर चली गई। अंदर दाखिल हुई तो बहन के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह तड़प रही थी और छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रो रही थी। वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि माँ मेरी क्या गलती थी जो मेरे पति ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तेजी से उसके पास गई। मुझे देखकर वह खड़ी हुई और जोर से मुझे गले लगाते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा हक खाया था और देखो वह सब कुछ मुझे हजम नहीं हुआ। असल में माँ ने जेवर और सामान मुझे देना था, वह भी उसने अपने दहेज के लिए रख लिया था। इस बारे में मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला था, मगर मुझे अफसोस नहीं हुआ था। मैंने उसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बेकार सोच अपने दिमाग से निकाल दो। तुम बस ये समझो कि एक बुरे इंसान से तुम्हारा पीछा छूट गया है। अगर तुम इसके साथ रहती तो वह तुम्हें पागल बना देता। तुम भगवान की कृपा करो कि तुम एक दिमागी मरीज बनने से बच गई हो। उसने मुझे रोते हुए कहा कि मैं एक डिवोर्सी औरत कहलाऊंगी। मेरी समाज में कोई भी इज्जत नहीं करेगा। लोग मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे, मुझ पर थू थू करेंगे। मैंने उसे कहा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं किसी को भी ये परमिशन नहीं दूंगी कि वह तुम्हें तकलीफ पहुँचाए। कुछ दिन मैं अपने मायके में ही रही और फिर उसके बाद मैं दोबारा से अपने ससुराल लौट गई। उस दिन मेरा पति घर पर नहीं था। मेरे पास मौका भी था कि अलमारी चेक करूं और फिर जो फाइल मुझे देखने को मिली और उस पर जो लिखावट थी मैंने पढ़ी, उसके बाद तो कुछ पल के लिए मेरा दिमाग कुछ सोचने और समझने के काबिल भी नहीं रहा। उसी वक्त मेरा पति कमरे में दाखिल हो गया। जब उसने मेरे हाथ में वह फाइल देखी तो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मुझे पता था तुम उसके पास पहुंचने में कामयाब हो जाओगी। मैं तेजी से उसके पास गई और उससे कहा, ये सब कुछ क्या है, तुम मुझे बताना पसंद करोगे? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मेरी बात बिल्कुल तसल्ली से बैठकर सुनो। जब मैं 2 साल का था, जब मेरी माँ का देहांत हो गया था, मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। इस औरत से उन्होंने दूसरी शादी की थी। उसके पहले ही 2 बच्चे थे। उसके 2 बेटे थे, दोनों ही मुझसे बड़े थे। वह गरीब औरत थी जिस पर मेरे पापा ने तरस खाया था। इस बारे में भी मुझे अपने चाचा से ही पता चला था। उस औरत ने पापा से वादा किया था वो मेरा ख्याल अपने बच्चों की तरह रखेगी, जबकि मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और वो अपने कारोबार में बिजी रहते थे।
उनके पास इतना वक्त नहीं था वो मेरी देखभाल कर सकें। परिवार की किसी औरत पर वह भरोसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सारी औरतें ही एक से बढ़कर एक थीं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी। मेरे पापा ने पहले तो मेरी मौसी से शादी करना चाही थी, लेकिन वह किसी और से मोहब्बत करती थी। इसी वजह से वह भी पीछे हट गए थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो। मेरी सौतेली माँ, उन्होंने शादी कर ली और फिर उनकी बदकिस्मती ये थी 2 ही साल के बाद उनका देहांत हो गया था। मेरी सौतेली माँ एक बहुत ही चालाक औरत थी। वह अच्छे तरीके से जानती थी कि जब तक वे पापा के रिश्तेदारों के बीच में रहेंगी तब तक वह मुश्किल में रहेंगी, क्योंकि वह चाहती थी कि सारी जायदाद उसके बच्चे को मिले। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये था कि वहाँ से निकलना। मेरी सौतेली माँ ने वकील के साथ भी शारीरिक संबंध बना रखे थे और उसे कहा था कि वह पापा की हैसियत के बारे में किसी को भी ना बताए। रात के अंधेरे में वो बच्चों को लेकर वहाँ से निकल गई। उनके बारे में किसी को भी पता नहीं था कि वह कहाँ पर गई हैं। वह फाइल जिसमें सब कुछ मेरे नाम था वह भी माँ के ही पास थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया वैसे वैसे मुझे बताया गया कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। इसी बात को मद्देनज़र रखकर मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता। मुझे मेरा हक नहीं दिया जाता था। मेरे साथ नौकरों की तरह सलूक किया जाता था। माँ मुझसे सारा दिन घर के काम करवाती थी, मुझे मारती पीटती थी और उसके अलावा मुझे नीचा दिखाया जाता था। एक लंबे समय से मेरे चाचा मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ही साल के बाद उनका विदेश जाने का प्रोग्राम बन गया और वे विदेश चले गए। अभी थोड़े साल पहले ही वापस आए थे और इस बीच उनकी मुलाकात पापा के वकील से हो गई, जो बिस्तर पर पड़ा था और अपने बीते हुए कल की हरकतों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। उसने मेरे चाचा से माफ़ी मांगी और उसके साथ उन्होंने कहा वो मुझसे भी माफ़ी मांगे, जबकि इन सब में उसका इतना कसूर नहीं था जितना कसूर मेरी सौतेली माँ का था। जब चाचा मुझसे आकर मिले और उन्होंने मुझे सारी हकीकत के बारे में बताया, उसी दिन मैं अपनी सौतेली माँ के कमरे में गया और उनके अलमारी से वो फाइल निकालने में कामयाब हो गया। मैं देख रहा था कि कुछ दिनों से वो मुझे कुछ कागजात पर साइन करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसमें आलसपन दिखा रही थी। उन्हें लगता था कि अभी उनके पास बहुत वक्त है। वैसे भी मुझे कभी हकीकत के बारे में पता नहीं चलेगा, मगर भगवान ने मुझे अपने आशीर्वाद में ले लिया था और मेरे चाचा को मेरे पास भेज दिया। फिर मैं वो फाइल उनके सामने लेकर गया और अपने चाचा से भी उनकी मुलाकात करवाई, जिससे उन्हें पता चल गया था अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। वह रोने पीटने लगी, मुझसे माफ़ियाँ मांगने लगी। उसके साथ ही उन्होंने मेरी विनती की मैं उन्हें इस घर से बाहर ना निकालूं। उनका इस घर के अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं। उस वक्त अगर मैं चाहता तो उनसे बदला ले सकता था, उनके साथ वैसा ही व्यवहार रख सकता था जैसा उन्होंने मेरे साथ किया, मगर मैंने उन्हें माफ़ करना ठीक समझा। और तुम क्या समझती थी कि तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार मैं देखता था मुझे खुशी महसूस होती थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी, मगर मैं बेबस था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। जब सारी चीज़ें मेरे हाथ में आई उस दिन ही सबसे पहले मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया वह तुम्हारे साथ नॉर्मल तरीके से पेश आए। अब देखो कि वह कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है। वह सारी ज़िंदगी अब ऐसा ही करती रहेगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पति की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी उसने इतनी तकलीफ भरी ज़िंदगी बिताई है। उसने प्यार से मेरे आंसू साफ किए और मुझसे कहने लगा अब सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं, अब सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बाकी हैं। उसने वह फाइल मेरे हाथ में दे दी और मुझे कहा ये बहुत ज़रूरी है, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि इसमें इस बात का सबूत है कि मैं अपने बाप की सगी औलाद हूँ और दूसरा इसमें वे सारे जायदाद मेरे नाम हैं। कुछ दिनों के बाद उसने ये घर अपनी सौतेली माँ के नाम कर दिया और उसके साथ साथ कुछ ज़मीनें अपने बड़े भाइयों को दे दिए। मुझे लेकर वह दुबई चला गया। अब मैं उसके साथ वहाँ पर एक खुशी भरी ज़िंदगी बिता रही हूँ। उसने अपना कारोबार भी बढ़ा लिया था और मैं भी उसके साथ कारोबार में उसका साथ दिया करती थी। मैंने अपनी बहन को सलाह दिया कि तू दूसरी शादी कर ले, क्यों उसके नाम पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? तेरे पति ने तो तुझे कब का डिवोर्स दे दिया है, क्यों अपनी ज़िंदगी खराब कर रही है? दूसरी शादी कर और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा। मेरे भी 2 बच्चे हो गए, बेटा और बेटी। अगर इस बहन की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।